Welcome back, students. Today we are going to start with another chapter from class 6 and that is understanding elementary shapes. So सबसे पहले हम 5.1 से start करें because you have already done this. तो मैं सिर्फ इसके solutions ही basically discuss करूँगी, आपको दिखाऊँगी. So first of all, if we talk about the first question, what is the disadvantage in comparing a line segment by mere observation? एक line segment हमें given है, अगर उसको हम compare करें दूसरी line segment से, अगर मैं देख के ही बोलूँ कि ये दोनों तो almost same length की लग रही हैं, तो उसका disadvantages क्या है? Obviously there can be some error. हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर हो एंड ये 2.1 हो या 2.2 हो, तो कुछ तो डिफरेंस हो ही सकता है. सो मेयर ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट sufficient in mathematics. Second question, why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? अब हम किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर कर रहे हैं. दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट, तो इसकी मैं जब लेंथ मेजर करूँगी तो आई विल प्रेफर कि जो आपका आई विल शो जस्ट अ मिनट. येस, सो दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट. ये हमारे पास एक डिवाइडर होता है इस तरह का, अगर आपको पता हो तो हम अगर इसके साथ इसकी लेंथ मेजर करें तो वो बेटर है रादर दैन कि मैं यहाँ पे अपना स्केल रखूँ और उसके साथ करूँ. ऐसा क्यों है? सो लेट्स रीड द आंसर. इट इज़ बेटर टू use a divider than a ruler because the thickness of the ruler may cause difficulties in reading of her length. तो जब लेंथ रीड कर रहे हैं तो जो हमारा स्केल है वो थोड़ा बहुत थिक होता है तो एरर आ सकता है. तो बेटर है पहले इसके साथ कर लो डिवाइडर के साथ और फिर उसको स्केल पे रख के फिर मेजर कर लो. नेक्स्ट इज़ ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी. हमने कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी थी, वी हैव ड्रॉन. फिर उसके ऊपर सी पॉइंट लेना है जो बिटवीन ए एंड बी. तो मिड में नहीं कहा, कहीं पे भी ए एंड बी के बीच में सी पॉइंट ले लीजिए. फिर आपने ए बी किसकी लेंथ मेजर करनी है? ए बी की, फिर बी सी की, फिर ए सी की. अब ऑब्वियसली अगर आप ए सी एंड बी सी को प्लस करोगे तो वो ए बी की लेंथ के इक्वल आएगा, तो वो आपने वेरीफाई करके बताना है. नेक्स्ट इज़ इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन. एक लाइन है ए बी जिसकी लेंथ आपको गिवन है ए बी 5 सेंटीमीटर, आप ड्रॉ कर लोगे. फिर बी से लेके सी तक 3 सेंटीमीटर, फिर सी ए से लेके सी तक 8 सेंटीमीटर. तो विच वन ऑफ देम लाइज इन बिटवीन. अब आप देखिए अगर मैं 3 एंड 5 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास 8 आ जाता है. तो ऑब्वियसली ए एंड सी जो होंगे मेरे यहाँ से देखिए अगर आप 5 एंड 3 को प्लस करते हो तो 8 आ जाता है. तो 8 वाली लाइन सबसे बड़ी है, सो ये मेरा ए सी हो जाएगा और बी इन बिटवीन कहीं आ जाएगा. ये 5 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, राइट. सो नेक्स्ट इज़ वेरीफाई वेदर डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए जी और नॉट. डी इसका मिड पॉइंट है कि नहीं है. अब ए डी की लेंथ देख लो किसका मिड पॉइंट पूछा है? ए जी का. तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है उसका मिड पॉइंट ये होना चाहिए. अब ए डी की लेंथ देख लो कितनी है, ये कितनी यूनिट्स आ रही हैं? 1 2 3, है ना. अब फिर डी जी की देख लेते हैं, 1 2 3. तो दोनों की यूनिट्स जो लेंथ है जो वो सेम है, सो इट इज़ मिड पॉइंट. मिड पॉइंट वही होता है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. अगर ये लाइन ए बी है तो सी इसका मिड पॉइंट तभी होगा जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ इधर भी होनी चाहिए. अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो. सो नेक्स्ट वन इज़ बी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी डी. अगर हमारे पास एक लाइन है ए सी, उसका मिड पॉइंट क्या है? बी. फिर वही लाइन को आगे कंटिन्यू करोगे बी डी, तो सी उसका मिड पॉइंट आ जाएगा बी डी का. तो ये तीनों चारों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे है. व्हाट यू कैन से अबाउट ए बी एंड सी डी, क्या ये इक्वल हैं? अब देखिए अगर बी मिड पॉइंट है ए सी का, इतनी सी लाइन ये जो पोर्शन है इसका मिड पॉइंट कौन है? बी. तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ सेम एज़ बी सी. फिर अगर सी मिड पॉइंट है इतने पोर्शन का तो हम कह सकते हैं बी सी इज़ सेम एज़ सी डी. तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, बी सी एंड बी सी दोनों में आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली अगर ये चीज़ निकाल दें तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? सी डी के, राइट. नेक्स्ट इज़ ड्रॉ 5 ट्राइंगल एंड मेजर देयर साइड. कोई भी 5 ट्राइंगल्स बनानी है, फिर उनकी साइड्स मेजर करनी है आपने.
इन केस द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू, आप ये चेक करोगे, कोई भी अपनी मर्ज़ी से आपने 5 ट्राइंगल्स बना लेनी है बिना मेजर करे, राइट। जब आप ट्राइंगल्स बना लोगे उसके बाद जब आप मेजर करोगे, जैसे इन्होंने बनाई है ये सारी सेम साइड्स थी, अगर आप किसी दो साइड्स को प्लस करते हो तो उनका सम जो है वो थर्ड वाली साइड से बड़ा होता है हमेशा। जैसे यहाँ पे 5.2 एंड 5.2 को प्लस करोगे तो 10.4 आ जाएगा जो 5.2 से बड़ा है। यहाँ पे अगर आप 9 एंड 10 को प्लस करते हो तो 19 आ जाता है जो 15 से बड़ा है। ठीक, आपने अपनी मर्ज़ी से 5 ट्राइंगल्स बना लेनी है, फिर उनकी लेंथ लिख देनी है जितनी भी आएगी, फिर उसके बाद आप वेरीफाई करोगे कि छोटी वाली दो साइड्स को जब आप प्लस करते हो तो बड़े वाली साइड से बड़ा आंसर आता है। यहाँ पे 5 एंड 5 10 8 से बड़ा है, यहाँ पे 15 एंड 8 23 17 से बड़ा है। यहाँ पे ये लिखी नहीं है, आप खुद कंप्लीट करोगे इसको। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग नेक्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट में यही था। तो फर्स्ट की जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा है उससे हमें ये प्रॉपर्टी मिलती है कि कोई भी ट्राइंगल तभी बन सकती है अगर इसकी ये दो लाइंस ये हैं। तो अगर मैं किसी दो साइड्स को प्लस करूँ तो वो बड़ा आना चाहिए तीसरी वाली साइड से, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है ऐसा तो इसका मतलब क्या है कि वो ट्राइंगल बन ही नहीं सकती। एक लाइन हो सकता है ऐसे, दूसरी इधर को चली जाएगी, ये लाइन कभी मीट ही नहीं होंगी, मतलब ये ट्राइंगल नहीं बनेगी। What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn when it goes from 3 to 9? अब ये हमारा क्लॉक है 12 6 9 3 9 यहाँ पे 3। सो अब हमारा जो आर वाली हैंड है वो 3 से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चल पड़ी। अब हमने निकालना है कि उसने कितना रिवोल्यूशन करा है, राइट। तो अब ये देखिए हमें ये पता होता है जब हमारा एल बनता है तो वो 90 डिग्री होता है। अगर ये मेरा क्लॉक है तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बनता है, फिर यहाँ पे एक 90 बनता है, फिर यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 बार 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो ये चारों मेरे पास 90 डिग्री के एंगल्स आते हैं। अब देखिए अगर मैं 3 से 9 चल रही हूँ, 3 से लेके 9 तक जा रही हूँ, तो मैंने कितने राइट एंगल्स कवर कर लिए, 2, राइट। टोटल राइट एंगल कितने हैं मेरे, 4। तो या तो इसका आंसर 2 राइट एंगल्स लिख दो, या फिर कितने राइट एंगल्स मैंने कवर कर लिए, 2, टोटल कितने थे, 4 राइट एंगल्स। कटिंग करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। या फिर इसका मैं और इजी वे आपको बता देती हूँ। आप क्या करो, आप एक ट्राइंगल अपना ये ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज़ 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। अब ये अगर मैं किसी डिफरेंट कलर से आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो अब देखिए ये मेरा मिड पॉइंट है। अब मेरी पहले जो सुई थी आर वाली हैंड थी वो 3 पे थी, ठीक। अब वो कितने पे आ गई है, 9 पे। तो हम देखते हैं कितने स्टेप्स वो आगे बढ़ी है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो वो 6 स्टेप्स आगे चले गई है, राइट। डिवाइडेड बाय टोटल स्टेप्स कितने होते हैं इसमें, एक क्लॉक में टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, 12। तो 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखूं, उसमें मेरी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 4, एंड फिनिशिंग लाइन कौन सी है, 7। तो यहाँ से मैं 4 से चली और 7 पे आके रुकी, तो कितने स्टेप्स आगे चली हूँ, 1 2 3 स्टेप्स आगे। डिवाइडेड बाय टोटल कितने पॉइंट्स है सर्कल में, 12। तो 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, 1/4 आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब अगर हम ये इजी लगेगा शायद से आपको, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, 7 to 10। तो ये रहा 7, ये रहा 10, कितने स्टेप्स आगे चले हैं, 1 2 3। तो अगेन 3 अपॉन टोटल कितने हैं, 12, तो इट विल बी 1/4 अगेन, राइट। तो आगे अगर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट में 12 to 9, तो यहाँ से हम यहाँ तक चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्लॉक इधर को घूम के आता है, हम पीछे को नहीं चलेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 9 स्टेप्स आगे चले हैं, राइट। तो अगर हम 9 स्टेप आगे चले हैं तो टोटल कितने होते हैं, 12। तो 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12, योर आंसर विल बी 3/4।
अब ये क्लियर है, इस तरीके से आप बाकी के पार्ट्स कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, अब आपने बताना है कि अगर आप 12 से शुरू कर रहे हो, दिस इज़ योर क्लॉक, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब आप शुरू कर रहे हो 12 से और आप 1/2 रिवोल्यूशन कर रहे हो। अब 1/2 से आपको ये पता करना है कि आपने कितने स्टेप्स करे हैं। तो 1/2 आपको पता है कि आपके इस क्लॉक में टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, 12। तो आप इसको 12 बनाने की कोशिश करो। तो ये 12 तब बनेगा अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो इट इज़ 6/12। तो अगर आप 12 से शुरू कर रहे हो तो आपने कितने स्टेप्स आगे जाना है, 6 स्टेप। यहाँ से शुरू कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 पे आके रुक जाओगे। सो योर आंसर विल बी 6, राइट। ऐसे ही अगर मैं आपको एक और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके दिखाऊं, नेक्स्ट में यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, आप 2 से शुरू कर रहे हो। अगेन 1/2 रिवोल्यूशन करा है, तो 1/2 को 12 में चेंज करने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यू विल गेट 6/12। तो अब 6 स्टेप्स आपने आगे जाना है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। तो आप कहाँ पे आके रुक जाओगे, 8 पे, राइट। अब अगर नेक्स्ट देखें, यू आर स्टार्टिंग एट 5, आप 5 पे शुरू कर रहे हो उसको। हाँ जी, आप 5 पे शुरू कर रहे हो, यहाँ से शुरू कर रहे हो एंड 1/4 रिवोल्यूशन अब आपने करना है। तो 1/4 मतलब 4 को अब 12 में चेंज करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो दैट इज़ 3/12। तो आप अगर 5 से शुरू कर रहे थे, 1/4 करना है, तो आपने सिर्फ 3 स्टेप्स आगे जाना है, 1 2 3। तो आप 8 पे आके रुक जाओगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जितना भी आपने रिवोल्यूशन करना है, जो भी रिवोल्यूशन आपको गिवन है, आप डिनोमिनेटर को 12 कर लो। जैसे ये वाला है 3/4, इसका डिनोमिनेटर 12 करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर को भी करोगे, तो इट विल बी 9/12। तो जो भी आपको वैल्यू गिवन है 5, उसके बाद आप 9 स्टेप्स आगे जाओगे, ठीक है। 5 के बाद आप 9 स्टेप अगर आगे जाओगे, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1, फिर 2 पे आके रुक जाओगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप पे आप 2 पे रुक जाओगे आगे, करेक्ट। अब ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज़ विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग। सबसे पहले हम डायरेक्शंस का कंसेप्ट समझ लेते हैं। डायरेक्शन हमारे पास 4 डायरेक्शन बेसिकली वी टेक, दिस इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आप ईस्ट में थे, अब देखो टोटल इसमें कितनी डायरेक्शंस है, 4। तो हम डिनोमिनेटर को यहाँ पे 4 बनाएंगे, बिकॉज जब आपका क्लॉक की बात आती है तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होता है, 12, क्योंकि उसमें 12 पार्ट होते हैं, पर इसके 4 ही पार्ट है, 1 2 3 एंड 4। तो इस बार हम क्या बनाएंगे, इसको 4 बनाएंगे। तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट इज़ 2/4। तो आप ईस्ट से चले हो, आपने 2 स्टेप आगे जाना है, 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉकवाइज, तो 1 2, तो आप वेस्ट में आके रुक जाओगे, क्लियर। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, तो यू आर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट एंड 1/2 ही अब अगेन आप कर रहे हो, पर अब नो यहाँ पे 1/2 नहीं है, 1 एंड 1/2 है। 1 एंड 1/2 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, 2 1 2 + 1, सो इट इज़ 3/2। 3/2 है। अब हमने तो डिनोमिनेटर को 4 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट इज़ 6/4। तो हम ईस्ट से अगर शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन में कहा है ईस्ट से शुरू करना है, तो हमने 6 स्टेप आगे जाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इधर को ही चलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो हम वेस्ट में आके रुक जाएंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में वेस्ट से आपने शुरू करना है, वही मैं डायरेक्शंस बना देती हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अभी आपने वेस्ट से शुरू करना है, मतलब यहाँ से चलना है और 3/4 चलना है। अब इन्होंने ऑलरेडी डिनोमिनेटर 4 दे दिया, तो हमने कुछ नहीं करना, 3 स्टेप्स चलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉक इधर को चलता है, 1 2 3, तो आप साउथ में आके रुक जाओगे,
उसके बाद अगर साउथ से चले हो एंड फुल रेवोल्यूशन बनाना है, जब फुल रेवोल्यूशन की बात होती है तो आप साउथ में ही आके रुकोगे, तो आंसर वही आ जाएगा। क्लियर? सो ये आंसर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और अगर कहीं पे आपको किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो हम फिर डायरेक्शन अपनी जो है वो चेंज कर देंगे। हम इधर से चल रहे थे ना, फिर हम क्लॉक की उल्टी डायरेक्शन में, फिर हम इधर से चलना शुरू कर देंगे, राइट? सो नेक्स्ट इज you are, what part of revolution have you turned through if you stand facing east? तो अगेन डायरेक्शन वाला टॉपिक है, मैं डायरेक्शंस बना लेती हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आप ईस्ट से हो और आपने क्लॉकवाइज नॉर्थ को फेस करना है, क्लॉकवाइज चल के आपने नॉर्थ पे आना है, तो क्लॉकवाइज इधर को ही चलेंगे, 1 2 3, तो आप 3 स्टेप्स गए हो, राइट? टोटल स्टेप्स कितने हैं? 4, सो योर आंसर विल बी 3/4। ईजी, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट देखिए, अब आप साउथ पे हो, यहाँ पे हो, एंड क्लॉकवाइज चल के आप ईस्ट पे जा रहे हो, तो 1 2 3, अगेन 3/4। नेक्स्ट यू आर एट वेस्ट एंड आप क्लॉकवाइज चल के ईस्ट पे आ रहे हो, 1 2, तो आप 2 स्टेप गए हो, टोटल स्टेप्स कितने हैं? 4, तो 1/2 विल बी योर आंसर। ईजी है ये बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न्ड थ्रू बाय द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज़ फ्रॉम 3 to 6। अब ये राइट एंगल्स की बात कर रहे हैं कि राइट एंगल्स कितने हैं। अब हमें ये पता है कि हमारे क्लॉक में, ये मेरा क्लॉक है 12 6 3 9, तो इसमें हमारे पास 4 राइट एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है? अब अगर आप 3 से चले हो और 6 पे आए हो, तो आप कितने स्टेप्स चले हो? सिर्फ एक ही राइट एंगल चले हो। अगर आप 2 से चले हो, यहाँ से चले हो और 8 पे आके रुके हो, तो अब आप कितने राइट एंगल्स आए हो? तो उसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना है। मैं इसको कुछ डिफरेंट कलर से आपको दिखाना चाहती हूँ। आई विल यूज़ से दिस कलर। तो आप यहाँ पे 12 के बाद 1 2 देन 4 5 7 8 10 11। अब अगर आप देखो ये एक राइट एंगल है, तो इसके बीच में हम कितने स्टेप्स आगे चलते हैं? 1 2 3। अगर हम 3 स्टेप्स आगे चलते हैं तो हमारा एक राइट एंगल हो जाता है। तो अब 3 से 6 आने में हम कितने स्टेप्स चल रहे हैं? 1 2 3, एक 3 स्टेप्स चल रहे हैं, तो एक राइट एंगल हो जाएगा। 2 से 8 आना है हमने, 1 2 3 4 5 6, तो अब हम 6 स्टेप्स आगे आए हैं, बट एक राइट एंगल में हम 3 स्टेप्स आगे जाते हैं, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास 2 राइट एंगल्स आ जाएंगे। ठीक, जब हमने राइट एंगल्स निकालने हैं तो जितने स्टेप्स गए हो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, क्योंकि 3 स्टेप्स से आपका एक राइट एंगल हो जाता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें 5 to 11, यस, अब हम 5 से चले हैं 11 पे, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स गए हैं, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट कि हम 2 राइट एंगल्स गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम 10 से लेके गए हैं 1 पे, तो 1 2 3, 3 ही स्टेप गए हैं, तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 1, तो हमने एक राइट एंगल करा है। मेक श्योर कि जब आप राइट एंगल्स काउंट कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय 3 करना है। ठीक, जितने स्टेप्स गए हैं डिवाइडेड बाय 3। जब हम सिंपल स्टेप्स निकालते हैं तब हम डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तब हम डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। क्लियर? तो ऐसे बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब देखिए, अब अगेन राइट एंगल्स की जब बात करते हैं हम डायरेक्शंस में वी आर हैविंग 4 स्टेप्स, पहले ही 4 होते हैं और ये चारों ही ऑलरेडी 90 होते हैं, तो जितने स्टेप्स आप आगे जाओगे उतने 90 डिग्री हो जाएगा। साउथ एंड टर्न क्लॉक वाइज टू वेस्ट, आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप साउथ पे हो और क्लॉकवाइज आप वेस्ट पे पहुंच रहे हो, एक स्टेप गए हो तो एक राइट एंगल। डायरेक्शंस के केस में जितने स्टेप जाओगे उतने राइट एंगल, बिकॉज डायरेक्शंस को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, ये 12 6 3 9, क्लियर? तो उसमें एक ही स्टेप से आपका एक राइट एंगल हो जाएगा। अब नॉर्थ से चले हो एंटी क्लॉकवाइज एंड ईस्ट पे पहुंच गए हो, नॉर्थ से चले हो एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज़ योर नॉर्थ,
अब इधर को नहीं चलना, क्लॉकवाइज नहीं चलना, इधर को तो क्लॉक चलता है आपका, एंटी क्लॉकवाइज आपने ऑपोजिट चलना है। कहाँ पे रुकना है आपने? ईस्ट पे। तो 1 2 3, तो आप 3 राइट एंगल्स चले हो। क्लियर? तो इससे करके आपके बाकी के पार्ट्स हो जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट इज वेयर विल बी द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉपिंग। अगर आप 6 से शुरू कर रहे हो, ओके, अब आपके पास क्लॉक की बात हो रही है 12 6 3 9, फिर 1 2 4 5 7 8 10 11। अब आप क्या है 6 से चले हो और एक राइट एंगल चले हो। एक राइट एंगल मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, क्योंकि 3 से ही आपका एक राइट एंगल बनता है। तो आपने 3 स्टेप आगे चलना है, 1 2 3, तो आप 9 पे रुकोगे। ठीक, अब आप 8 से चले हो, 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। 6 स्टेप्स आगे चलना है अपने 9 से, 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 पे रुकोगे। आगे 10 से चले हो और 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल का मतलब 3 बाय मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो आपने 10 से 9 स्टेप्स आगे चल पड़ना है। बस यही है फंडा आपका राइट एंगल का कंसेप्ट। अगर आपको समझ में आ जाए, 3 स्टेप्स मतलब 1 राइट एंगल, और 1 राइट एंगल मतलब 3 स्टेप्स, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक, जैसे मैं लास्ट वाला पार्ट अभी डिस्कस करूँ, 7 से चले हो आप यहाँ से और 2 स्ट्रेट एंगल, 2 स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है? स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री और राइट एंगल होता है 90 का। ठीक है, मतलब एक 90 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 में हमारे पास 2 राइट एंगल्स हो जाते हैं, सॉरी स्ट्रेट एंगल्स हो जाते हैं। हाँ जी, एक स्ट्रेट एंगल में हमारे पास 2 राइट एंगल्स हो जाते हैं। तो हमारे पास 2 स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 90 उसमें 2 बन जाते हैं ना, एक इधर एक इधर। तो अगर 2 स्ट्रेट एंगल है तो इसका मतलब क्या है? 4 राइट एंगल्स है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को, तो 12, आपने 12 स्टेप्स आगे चलना है। या फिर जब 2 राइट एंगल्स आ जाएं, इसको कंप्लीट रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, जहाँ से चले हो वहीं आ जाओगे, जैसे डायरेक्शंस में करा था। क्लियर? सो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको मैच करना है। अब जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितना होता है? मैंने ये बताया ना, जैसे ये क्लॉक है तो ये आपका स्ट्रेट एंगल है ऊपर वाला, तो मतलब ये सारा स्ट्रेट एंगल में आता है, तो वो हाफ हो गया ना पूरे सर्कल का। तो स्ट्रेट एंगल को यू कैन मैच विद हाफ रिवॉल्यूशन। अब जो राइट एंगल है ये हमारा, ये सिर्फ इतना सा है, तो टोटल राइट एंगल हमारे पास 4 बनते हैं, तो वो उसका कितना हो गया? 1/4। तो राइट एंगल जो है आपका वो 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन हो जाएगा। एक्यूट एंगल जो आपका होता है, आई विल टेल यू। तो जो एक्यूट एंगल है वो 90 से छोटा होता है, मतलब यहाँ तक नहीं वो जाएगा, यहाँ तक या यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, इतना छोटा रहेगा, वो 90 तक नहीं जाएगा। मतलब 90 कितना होता है? 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो वो 90 से छोटा रहेगा जो आपका थर्ड है, तो लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है, ऑब्ट्यूज के लिए, ऑब्ट्यूज ये आपका 90 है तो वो यहाँ से लेके 90 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक कहीं रहेगा, बट 180 से छोटा होगा, तो इधर तक इतना जो भी एंगल बनेगा वो आपका ऑब्ट्यूज होगा। तो ऑब्ट्यूज के लिए आप कह सकते हो 1/4 से बड़ा एंड हाफ से छोटा। ठीक, बिटवीन 1/4 एंड 1/2। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से भी बड़ा हो जाए, इधर आ जाए, तो दैट इज़ मोर देन हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। क्लियर? सो ये हो जाएगा आपका। अब मैं इनकी एग्जांपल्स भी दे देती हूँ अभी आपको। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है कि उसकी मेजरमेंट 180 डिग्री होती है। राइट एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री होती है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा कोई भी एंगल, 30 डिग्री 45 डिग्री कोई भी ले सकते हो। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा बट 180 से छोटा, जैसे कि 100 ले लो, 126 ले लो, कुछ भी ले लो, बट 180 से छोटा हो, 90 से बड़ा हो। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा हो, जैसे 200, 240, 256, कुछ भी ले सकते हो, 180 से बड़ा। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है वो होता है 360 डिग्रीज। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। नाउ इनको आपने क्लासीफाई करना है कि कौन सा आपका राइट है, कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है। जबकि आपका एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट मतलब क्यूट सा, छोटा सा, तो वो हमेशा ऐसे ए बनेगा या वी बनेगा, ऐसी शेप में होगा। ठीक, फिर उसके बाद एक्यूट
ये हो गया। उसके बाद ऑप्ट्यूज़, ऑप्ट्यूज़ बड़ा होता है वो। अच्छा, उससे पहले हम राइट एंगल कर लेते हैं। राइट एंगल एल एल बनेगा हमेशा, चाहे इस तरह बन जाए, चाहे इस तरह बन जाए, चाहे इस तरह, ये सारे आपके एल हैं, ये राइट एंगल्स हैं। ये आपके एक्यूट एंगल्स हैं। जो ऑप्ट्यूज़ है वो राइट एल, जो आपका एल है ना, वो थोड़ा सा बाहर बाहर को चला जाएगा, जैसे इस तरह ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे वो एल को थोड़ा सा डीफॉर्म कर देगा। और स्ट्रेट एंगल तो आपको पता ही है, स्ट्रेट लाइन होगी। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? यही होगा जैसे आपका एक्यूट एंगल है, पर जो आपका एक्यूट एंगल है ना, उसमें आपके अंदर वाली साइड ये बना होगा एंगल। रिफ्लेक्स में क्या होगा? ऐसे ही एक्यूट एंगल होगा, बट वो बाहर वाली साइड मार्क करा होगा, वो रिफ्लेक्स हो जाएगा। सो अभी देख लेते हैं कौन सा एक्यूट। ये एक्यूट है, ये देखिए एल यहाँ होना था, एल को ख़राब करा हुआ है, तो ये ऑप्ट्यूज़ है। ये देखिए ये 7 बन रहा है या एल बन रहा है, सो दिस इज़ राइट एंगल। ये आपके क्यूट से एंगल को ख़राब करा हुआ है, सो दिस इज़ रिफ्लेक्स। ये आपका स्ट्रेट आ जाएगा। ये देखो ये क्यूट बन रहा है, ये एक्यूट है, ये भी क्यूट बन रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो एक्यूट एंगल। नेक्स्ट एक्सरसाइज, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ राइट एंगल? अभी मैंने बताया राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री। अब दे आर सेइंग मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90, येस। मेजर ऑफ ऑप्ट्यूज एंगल लेस देन 90, नो, ऑप्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा होता है। मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180, येस। मेजर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन वो कितना होता है? 360, करेक्ट। अब अगर एक एंगल 53 है, दूसरा 35 है, तो वी कैन से, मैं दिखाती हूँ आपको क्या लिखा है इन्होंने। हाँ जी, वन एंगल इज एंगल ए 53 डिग्री, एंगल बी 35 डिग्री, तो एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल बी, ऑब्वियसली यस, ये बड़ा है इससे। तो दिस वॉज सिंपल ट्रू फॉल्स। राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल्स, कुछ एक्यूट एंगल्स की एग्जांपल्स देनी है। एक्यूट मतलब 90 से छोटे, कोई भी लिख सकते हो आप, राइट तो ये कोई भी लिख दो आप। फिर उसके बाद ऑप्ट्यूज़ की पूछी है, मतलब 90 से बड़े, 180 से छोटे। अब नीचे जो आपको क्वेश्चंस गिवन है, इनको आपने डी से मेजर करना है, फिर इनकी मेजरमेंट्स लिखनी है। विच एंगल हैज़ लार्ज मेजर, अब आपने बताना है कौन सा एंगल जो है वो बड़ा है, इसको मेजर करना है डी से, फिर इसको करना है। आई टॉट यू लास्ट ईयर, हमने बुक्स में करा था ना मेजरमेंट, सेम वैसे ही है। अब इनको भी आपने एस्टिमेट करना है कि कौन सा बड़ा होगा। ऑब्वियसली ये क्यूट सा लग रहा है, ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो मुझे ये बड़ा लग रहा है, बट आपने मेजर करके ही बताना है इसको, ठीक, कि कौन सा बड़ा है। नेक्स्ट इज फिल अप एन एंगल हुज मेजर इज़ लेस देन राइट एंगल, जो राइट एंगल से छोटा है वो एक्यूट एंगल होता है। ग्रेटर देन राइट एंगल वो ऑप्ट्यूज होता है। एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ मेजर, जो दो राइट एंगल्स को प्लस करके बने, एक राइट एंगल ये, एक ये, दोनों को प्लस करा तो कौन सा एंगल बन गया? स्ट्रेट एंगल। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ राइट एंगल, देन ईच ऑफ देम, अब दो एंगल्स हैं, दोनों को प्लस करा तो कितना आ रहा है? व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ, ओके, दो एंगल्स है, दोनों को मैंने प्लस करा, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, दोनों को प्लस करा तो मेरे पास 90 आ रहा है, मतलब दोनों ही क्या होंगे? 90 से छोटे होंगे, तभी प्लस करके 90 आया, तो दोनों ही एक्यूट होंगे। और दो एंगल्स हैं, दोनों को हमने प्लस करा है तो स्ट्रेट एंगल आ रहा है, और उनमें से एक एक्यूट है, एक 90 से छोटा है, इससे एक 30 है, तो दूसरा कितना आएगा? ऑब्वियसली 150 आएगा, तभी तो स्ट्रेट एंगल 180 बनेगा इनको प्लस करके, सो दैट दूसरा एंगल बड़ा हो जाएगा, ऑप्ट्यूज होगा। नेक्स्ट इज फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, इनको आपने प्रोटेक्टर के साथ आपने मेजर करना है। सो नेक्स्ट इज फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर, तो ये आपने एंगल्स चेक करने हैं, ये भी आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेट इन द फिगर, ये इन्होंने बोला है कि ये लुक एट द सेम फिगर थ्रू द मैग्नीफाइंग डज द एंगल बिकम लार्जर। हाँ जी, अब ये आपको फ़ोटो दिखाई गई है, आपको इसका जो मेजरमेंट है ये कहा है कि 30 है, अगर आप प्रोटेक्टर से चेक करोगे तो ये 30 होगा।
अब क्या करो, आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करो। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है तो आपके मोबाइल्स में एक ऑप्शन होती है मैग्नीफाइंग की, या लेंस करके ऑप्शन आती है, उसमें अगर आप इसको चेक करो फिर देखो क्या एंगल उतना ही है, क्या एंगल बड़ा हो गया। आपकी फिगर बड़ी हो जाएगी बेशक से, बट जो ये इंक्लिनेशन है ये 30 है तो ये 30 ही रहेगा, इसको चेक करना। ओके, नेक्स्ट इज measure the angles and classify them। अब एंगल ए ओ बी, पहला क्वेश्चन है ए ओ बी, ए ओ बी तो ये क्यूट बन रहा है, तो इसका मेजरमेंट लिख देना यहाँ पे, और यहाँ पे एक्यूट लिख देना। ए ओ सी ये ऑब्ट्यूज में आएगा, यहाँ पे उसकी टाइप आ जाएगी, यहाँ पे लिख देना इसका डी से मेजर करके कि कितना है। बाकी सिमिलर पार्ट आप कर सकते हो। आई विल शो यू द सॉल्यूशन कि इनके ऐसे ऐसे करके आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, राइट। विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद आवर 4 एक्सरसाइजेज। उस बाकी की एक्सरसाइजेज वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट क्लास, राइट। सो इनको अच्छे से समझ लीजिए, फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो पूछ लेना। मैंने कोशिश करी है कि मैं जल्दी जल्दी से आपको सारी एक्सरसाइजेज दिखा सकूं। फिर भी अगर कुछ डाउट रह गए हैं आपके तो आप फ्रीली मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।